नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, और ये ज्ञान हम सभी को न केवल एक संपूर्ण मानव बनाने में सहायक है, बल्कि एक सभ्य समाज के निर्माण और मानवता को उसका सही अर्थ बतलाने में पूरी तरह से सक्षम है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। यही वजह है कि सभी विकसित देश शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत में भी शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रखने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव और नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की जाए जो छात्रों को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करने के साथ ही शिक्षा में नए बदलाव का सुझाव दे, ताकि शिक्षा से देश के सभी लोगों और वर्गों को जोड़ा जा सके। समिति ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने समिति की उस सिफारिश को नहीं माना है जिसमें हिंदी को अनिवार्य बताने का सुझाव दिया गया था। आज विशेष में बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप की। जानेंगे समिति ने शिक्षा में बदलाव के लिए क्या सिफारिशें की हैं। इसके साथ ही बात करेंगे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को लेकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में, और बताएंगे अब तक शिक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से आयोग गठित किए गए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के मसौदे को जनता के विचारों को जानने के लिए जारी कर दिया। शिक्षा में सुधार और नई नीति बनाने के लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सरकार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। पॉलिसी पैनल ने 3 भाषा फॉर्मूले के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने इसे बदलते हुए फ्लेक्सिबल शब्द का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर क्या बातें कही गई हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नई राष्ट्रीय शिक्षा का प्रारूप तैयार करने के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस नीति को तैयार करते समय समिति ने शिक्षा तक सभी की पहुंच के साथ ही समता और गुणवत्ता जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया। इसमें लीक से हटकर नए सुधारों को लागू करने की बात की गई है, ताकि छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं को उपयुक्त योग्यताओं और क्षमताओं से लैस नए शैक्षिक परिवेश को विकसित किया जा सके। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट में 5 आधारभूत संरचना है। इसमें अभिगम, न्याय संगत और गुणवत्ता वहन करने लायक और जवाबदेही की बात कही गई है। समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का भी प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा की सिफारिश की गई है। मौजूदा शिक्षा नीति के तहत ये केवल कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के साथ पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना को स्कूली शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति ने 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शामिल करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भी विस्तृत करने की सिफारिश की है। इस ड्राफ्ट में बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने और सामाजिक भावनात्मक विकास को उम्र के आधार पर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला मूलभूत चरण है, जो 3 साल से लेकर 8 साल के बीच का है। इसके बाद का चरण है प्राथमिक चरण, और इसकी उम्र 8 से 11 साल तक की है। अगला चरण 11 से 14 साल का है, जिसे मध्य चरण कहा गया है। और आखिरी चरण है माध्यमिक या उच्च चरण, जो 14 से 18 साल के बीच का है। इसमें सभी है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है।
और कैसे शिक्षा को जो है रोजगार परक भी कैसे बनाया जाए, ये भी बात है। उच्च शिक्षा में कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट का योगदान अधिक हो, कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट अच्छा हो, जिससे कि उद्योगों में उसका लाभ मिले, डिफेंस में लाभ मिले, और साथ ही साथ एक इंटेलेक्चुअल और नॉलेज सोसाइटी विकसित हो। ये सब बातें बड़े विस्तार से दी गई हैं। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर कम से कम 5वीं तक और वैसे 8वीं तक मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए। प्री स्कूल और पहली क्लास में बच्चों को 3 भारतीय भाषाओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, जिसमें वो उन्हें बोलना सीखें और इनकी स्क्रिप्ट पहचानें और पढ़ें। तीसरी क्लास तक मातृभाषा में ही लिखें और उसके बाद 2 और भारतीय भाषाएं लिखना भी शुरू करें। अगर कोई विदेशी भाषा पढ़ना और लिखना चाहे तो ये इन 3 भारतीय भाषाओं के अलावा चौथी भाषा के तौर पर पढ़ाई जाए। हमारे देश में विविधताओं को देखते हुए, भाषाओं को देखते हुए, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है कि एक तो आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा जानिए। उसमें बहुत अच्छा है कि हमारे लोग अंग्रेजी काफी जानते हैं और अच्छी तरीके से निपुण भी हैं, और काफी लोग अंग्रेजी जानते हैं। उससे हमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन व्यवहार में बड़ी आसानी होती है। दूसरा है कि एक और लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी भी हो, साथ साथ एक और हो, तो लगभग 60% लोग हिंदी जानते हैं। और तीसरी है कि अपने रीजन की भाषा हो। इसमें कोई थोपने की बात नहीं है। ये कहा गया कि अगर हिंदी नहीं सीखनी है, मान लीजिए आप मलयालम सीख रहे हैं, मलयालम आपकी रीजनल भाषा है, आप तमिल सीख लीजिए, तमिल सीख रहे हैं, मलयालम सीख लीजिए, तेलुगु सीख लीजिए, कम से कम 3 भाषाएं जानिए। समिति ने अपनी इस सिफारिश में विद्यालयों के परिसरों को फिर से व्यवस्थित करने की बात कही है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम सामग्री के भार को कम करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा एक सक्रिय शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, जो मूल क्षमताओं और जीवन कौशल के विकास पर केंद्रित होगी, जिसमें 21वीं सदी का कौशल विकास भी शामिल है। समिति ने स्तरहीन शिक्षक शिक्षण संस्थानों को बंद करने और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को बड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थानांतरित करके शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इसमें स्कूली शिक्षा के स्तर को बढ़ने के लिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए 4 साल का बीएड का कोर्स करने की सलाह दी गई है। सभी प्रकार के शैक्षणिक पहलों और कार्यक्रमों को सक्षम बनाने के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाले प्रयासों के बीच तालमेल बैठाने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के निर्माण की योजना गठित करने की बात भी कही गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का समानता के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, वयस्कों और आजीवन सीखने वालों की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की विसंगतियों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत के लिए 3 नए राष्ट्रीय संस्थानों और एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना की सिफारिश भी की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं में क्षमताओं के आधार पर जरूरी बदलाव पर जोर दिया गया है, ताकि एक देश में एक सक्षम और मजबूत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी देश का भविष्य वहां के बच्चों को मिलने वाली प्राथमिक शिक्षा पर निर्भर करता है। प्रारंभिक शिक्षा जिस प्रकार की होगी, देश का भविष्य भी उसी प्रकार निर्धारित होगा। नई शिक्षा नीति में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। 6 साल की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि उम्र के इन शुरुआती वर्षों की शिक्षा विकास परक हो, बच्चों के सतत विकास और उनकी देखभाल को प्रोत्साहित करने वाली हो। नई शिक्षा नीति के अनुसार साल 2025 तक 3 से 6 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित और उच्च गुणवत्तापूर्ण विकास के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना शामिल है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत 3 साल से पहले की उम्र के दौरान माँ और बच्चे दोनों पर ध्यान देना जरूरी है।
साथ ही बातचीत, खेलकूद, चलने फिरने, ध्वनि और संगीत, विशेष रूप से स्पर्श के साथ ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता का विकास भी बेहद जरूरी माना गया है। ईसीसी के अनुसार 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के साथ ही कई महत्वपूर्ण कौशलों का विकास शामिल है। इसलिए 3 से 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए एक लचीली, बहुमुखी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। अब अगर माध्यमिक शिक्षा में लोगों को अकाउंटिंग, कंप्यूटर, बिजली के बारे में, टेलीविजन, मोबाइल, बिजली के चीजें ठीक करना, जो साइंस पढ़ रहे हैं उसको ये बनाना, जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं उनको इस तरह कंप्यूटर और कैसे अकाउंटिंग होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है, बैंकिंग क्या है, ये चीजें बताई जाए तो लोग उसमें जो है बहुत जल्दी से रोजगार में आ सकेंगे। मौजूदा समय में प्रारंभिक बाल चिकित्सा से संबंधित शिक्षण के मुख्य केंद्र आंगनबाड़ी और निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं। नई शिक्षा नीति इस बात की तस्दीक करती है कि एनसीईआरटी प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा तैयार करे। इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जो ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित हों। प्रारंभिक बाल अवस्था से संबंधित शिक्षाओं के विस्तार और मजबूती के लिए 3 स्तरों पर काम करना शामिल है, जिसमें आंगनबाड़ी प्रणाली की मजबूती और विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रारंभिक स्कूल के साथ स्थापित करना, पूर्व प्राथमिक शालाओं और प्राथमिक स्कूलों के साथ जोड़ना, इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण करना शामिल है। जैसे जैसे हम मातृभाषा और स्कूलों की क्वालिटी पर जोर देंगे, बच्चे वहाँ जाने लगेंगे। जो अभी ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं वो शायद कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे शिक्षकों की गुणवत्ता और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यक है, बुनियादी संरचना, वो अच्छे होंगे तो भी बच्चों का उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और नई शिक्षा नीति में ये बात भी है कि बच्चों पर स्कूल की पुस्तकों का बोझ कम होगा और उन्हें थोड़ा लिबरल वातावरण भी मिलेगा। ये भी साक्षरता की दर बढ़ाने में मदद करेगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है कि 0 से 6 साल के हर बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पहुंच निःशुल्क और सरल हो। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा के संबंधित सभी पहलू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दायरे में आएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से कई योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है कि साल 2025 तक 5वीं कक्षा और उसके ऊपर के सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्जित कर सके। नई शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा में दोबारा जोड़ना और सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना शामिल है। इसके तहत साल 2030 तक 3 से 18 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच और भागीदारी को बढ़ाना सुनिश्चित किया गया है। UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 95% था, जो आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे घटता गया, जो ये दर्शाता है कि बढ़ती कक्षाओं के साथ ही ड्रॉप आउट केस भी बढ़े हैं। इन बच्चों को दोबारा स्कूलों से जोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए RTE एक्ट का विस्तार करना भी इस नीति में शामिल है, जिसके तहत साल 2030 तक कक्षा 12 तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने से संबंधित व्यवस्था को भी RTE एक्ट में मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। 2022 तक शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में आमूल चूल बदलाव करना भी शामिल है, ताकि रटने के चलन को खत्म किया जा सके। साथ ही 21वीं शताब्दी में आवश्यक ज्ञान, हुनर और कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहुभाषिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सरोकार के साथ ही डिजिटल साक्षरता के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उच्च शिक्षा का लक्ष्य विचारों और नवाचारों के विकास के लिए एक केंद्र स्थापित करना है, जो छात्र को प्रबुद्ध बनाने के साथ साथ देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, वैज्ञानिक,
तकनीकी और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करे। हालांकि भारतीय उच्च शिक्षा को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सुदृढ़ और अनुशासित करने से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल होगी, जिसके लिए 2019 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में भी सिफारिशें की गई हैं। आजादी के बाद देश में केवल 20 विश्वविद्यालय थे और आज देश भर में 864 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को पाने के लिए काफी बदलाव की जरूरत है। 2019 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में उच्च शिक्षा के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार उच्च शिक्षा में सुधार कर देश भर में अनुशासनात्मक उच्च संस्था स्थापित करना और साल 2035 तक GER को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। अभी भारत में इनमें 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जबकि 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, जिनमें 16 IIT और 30 NIT शामिल हैं। वहीं कॉलेजों की बात करें तो आजादी के बाद से अब तक इनकी संख्या में करीब 74% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा के संस्थागत तंत्र के विकास में हम काफी आगे बढ़े हैं। सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को पढ़ाई के दौरान नौकरी के लिए तैयार करने और नौकरी का उचित अवसर मुहैया कराने के मकसद से ही श्रेयस जैसी स्कीम की शुरुआत भी की है। उच्च शिक्षा में जो रिसर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई नई चीजें आनी चाहिए, वो अध्यापकों को, और वही पुरानी व्यवस्था में चूंकि वो अपने को नई चीज से प्रेरित होकर के सीख करके पढ़ाने में उनको कठिनाई होती है, तो वहां भी है। तो हमें सबसे पहले अध्यापकों को मोटिवेट करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा का बेहतर और प्रभावशाली होना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। आर्थिक तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक व्यक्ति बेहतर व्यावसायिक बन राष्ट्र को अपने तकनीकी ज्ञान से आगे बढ़ने और मुश्किल की घड़ी में उबरने के रास्ते बताता है। वही सामाजिक तौर पर भी वो अपनी शिक्षा और जानकारी के बल पर समृद्ध समाज का निर्माण करता है। उच्च शिक्षा की मदद से व्यक्ति खुद तो आगे बढ़ता ही है, अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन भारतीय उच्च शिक्षा को इतना सक्षम बनाने में अभी कई चुनौतियां भी हैं। उच्च शिक्षा व्यवस्था कई खंडों में बटी हुई है, जिसकी वजह से 40% से ज्यादा महाविद्यालय एक ही कार्यक्रम चला रहे हैं, जो 21वीं सदी के अनुशासनात्मक लक्ष्यों से काफी दूर हैं। 20% महाविद्यालय में 100 से नीचे का नामांकन है, जबकि केवल 4% महाविद्यालयों में 3000 से ज्यादा नामांकन है। इसके अलावा विषय सूचियों में काफी बिखराव है। विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञता की ओर धकेल दिया जाता है। उच्च शिक्षा विशेष सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाई है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER अभी 25% तक ही पहुंच पाया है, जबकि 2035 तक इसे 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति भी उच्च शिक्षा को प्रभावशाली बना सकेगी। इसी शिक्षा नीति के भाव को लेकर जो उच्च शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, चाहे वो एक्रेडिटेशन हो, चाहे वो उनकी रैंकिंग हो, चाहे वहाँ नवोन्मेष को बढ़ावा हो, चाहे इंक्यूबेशन सेल बनाए जाने हों, चाहे बहुत सारे करिकुलम में बदलाव, और जिसको हम एक CBCS का प्रस्ताव कहते हैं कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ने की स्वायत्तता बच्चों को मिले। भारतीय उच्च शिक्षा में महिला पुरुष असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी 46.2% ही है, लेकिन कुल श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी दर महज 27% ही है। 2019 शिक्षा नीति के प्रारूप में सभी विसंगतियों को दूर करने की बेहतरीन सिफारिशें की गई हैं। 2019 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में सभी विसंगतियों को दूर करने की बेहतरीन सिफारिशें की गई हैं, जिसके लागू होते ही भारतीय उच्च शिक्षा दुनिया में नया मकाम बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आजादी के वक्त देश में केवल मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने लिखने की बुनियादी समझ रखते थे। उसके बाद कई दशकों तक साक्षरता दर सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ी, लेकिन 2001 में साक्षरता अभियान के जरिए इसमें बड़ा सुधार हुआ। लक्ष्य ये बनाया गया था कि सारे बच्चों को स्कूल भेजा जाए। सरकार का ये कार्यक्रम आज भी जारी है। देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कई आयोगों का गठन हुआ, जैसे राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, यूजीसी, कोठारी आयोग, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 की नवीन शिक्षा नीति। आइए नजर डालते हैं देश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफर पर। शिक्षा में सुधार का इतिहास देश में आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। उस वक्त के सीमित संसाधनों में हर आदमी तक शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए आजादी के बाद 1948-49 में राधाकृष्ण आयोग, 1953 का माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग आया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में NCERT की स्थापना हुई। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाया गया। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई, जिसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई। 1976 में केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी को समझते हुए शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में शामिल करने के लिए संविधान में 42वां संशोधन किया गया। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने की गंभीर कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य शिक्षा की मांग चलती रही और समय समय पर इसके लिए आंदोलन होते रहे। देखिए, हर शिक्षा नीति ने ये प्रयास किया भारत में कि शिक्षा का विस्तार हो, क्योंकि भारत में अभी भी उच्च शिक्षा की जो एक्सेस है वो बाकी विकसित देशों से बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अब तक के 70 वर्ष के प्रयासों के बाद हम 23% या 24% तक पहुंच पाए हैं। तो इन सभी शिक्षा नीतियों का एक उद्देश्य तो ये रहा कि शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार हो, और एक ये भी रहा कि पूरा भारत साक्षर हो जाए। शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को मिले, इसके लिए शिक्षा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों तक की गई। सरकार ने 2002 में संविधान में नई धारा जोड़ी, जिसके बाद RTE यानी राइट टू एजुकेशन की राह खुल गई। हालांकि संविधान में पहले भी शिक्षा का जिक्र था, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। अब शिक्षा का अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया। अनुच्छेद 45 के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया है। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतरी और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी। 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा। इस अनुच्छेद में ये कहा गया था कि ये विधेयक के जरिए इसे कानूनी शक्ल दिया जाएगा, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को संवैधानिक अधिकार दिया गया कि वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें। हालात में काफी सुधार हुआ है, लेकिन ये योजना लक्ष्य से अभी भी काफी पीछे है और सरकार तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सन 2002 में जब मैं शिक्षा सचिव था, तो सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन पारित कराया और फंडामेंटल राइट बनाई 21A, आर्टिकल 21A, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि उनको शिक्षा प्राप्त हो, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हो। इसीलिए कि अगर शिक्षक आप नहीं हैं तो आप अपने विकास के बारे में स्वयं पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। 2015 तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का लक्ष्य भी बनाया गया और इसके लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। टीचरों के बदले कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की बहाली हुई और निविदा शिक्षकों की तरफ से अब लगातार स्थायी करने के लिए प्रदर्शन होते रहते हैं।
इसके अलावा 2000 में बच्चों के हाथों में किताब और कलम थमाने की महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों और विशेष रूप से सक्षम बच्चों की शिक्षा पर जोर देने की बात भी कही गई। यही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए बदलते जमाने के साथ बच्चों को तैयार करना भी लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान से पहले 1993-94 में जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश भर के 18 राज्यों के 272 जिलों में हर बच्चे को शिक्षा देने की योजना थी। लेकिन बाद में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। हालांकि बदलते दौर में देश की शिक्षा नीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौजूदा सरकार बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के अलावा हुनर आधारित शिक्षा पर जोर दे रही है। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में विकास के साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाना भी नई शिक्षा नीति की अहम प्राथमिकताएं हैं। शिक्षा में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण हेतु पिछली सरकार ने 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।